जय श्री राम। तो ये जो वीडियो है भाई, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नीट के प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हम यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे होता है, एक एक चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। फिर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को कैसे, ट्रिक देखेंगे कैसे उसको याद किया जाता है आसानी से। फिर हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। बोर्स इफेक्ट क्या होता है, हाल्ने इफेक्ट क्या होता है, और हम देखेंगे व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर देखेंगे डिजीजेज रिलेटेड टू इट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक चीज नहीं होता है। समझिए बात को, रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है ना जिसमें जो हम फूड में जो ग्लूकोज लेते हैं, वो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी निकलती है। जैसे ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 ही तो होता है ना। ये C6H12O6 जो है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है और उसमें बनता है CO2, उसमें बनता है वाटर, और उसमें निकलती है एनर्जी निकलती है। और ये जो एनर्जी होती है ना, इस एनर्जी से फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। कितने ATP? हमारा एक ग्लूकोज ब्रेक होगा तो 36 और 38 ATP अकॉर्डिंग टू NCERT बनता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है जिसमें ग्लूकोज से ATP का फॉर्मेशन होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। बट इस रेस्पिरेशन के लिए जो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, समझना, इस रेस्पिरेशन के लिए, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, इस रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेना और ब्रीद आउट में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही टॉक्सिक है ना, उसको बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। मतलब रेस्पिरेशन में कई सारी रिएक्शंस होती हैं, उन पूरे रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना ब्रीदिंग होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन, इवन इट्स नॉट रेस्पिरेशन, स्टिल ब्रीदिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, कॉमनली हम लोग कहते हैं। अब भाई अगर आप देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स को देखेंगे, सो डिफरेंट एनिमल्स हैज डिफरेंट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। अलग अलग एनिमल्स हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पर अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप अगर आप देखेंगे पोरीफेरस को देखेंगे, पोरीफेरा मतलब सारे स्पॉन्जेस आ गए। निडेरिया देखेंगे, सिलेंट्रेटा देखेंगे, आई मीन टीनोफोरा देखेंगे, और प्लेटीहेल्मिन देखेंगे। सो दे हैव नॉट एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। उनका पूरा बॉडी जो होता है ना, उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। वहीं पर अगर आप अर्थवर्म देखोगे, तो ये जो हमारा अर्थवर्म होता है ना, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, इनके स्किन के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, उसको कहते हैं क्यूटिकल। वो जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है ना, उस मॉइस्ट क्यूटिकल से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म यूज करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अगर आप इंसेक्ट्स को देखोगे, इंसेक्ट्स में लाइक दे हैव ट्रैकियल ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर आप प्रॉन को देखेंगे, आप क्रैब को देखेंगे, तो उनके पास गिल्स होता है रेस्पिरेशन के। आप लिमिलस को देखेंगे, लिमिलस, लिमिलस कहीं सुना ना आपने? हाँ, लिविंग फॉसिल। वो जो लिमिलस होता है, लिमिलस हैज बुक लंग फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी नॉट बुक लंग, दे हैव बुक गिल फॉर रेस्पिरेशन। एंड इफ इट इज स्कॉर्पियन, इफ इट इज स्पाइडर, तो उनके पास जो होता है बुक लंग्स होता है रेस्पिरेशन। ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। अगर आप एप्पल स्नेल देखेंगे, एप्पल स्नेल के पास लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्टोपस के पास गिल्स होता है। फिशेज, एम्फीबियंस के पास, नॉट ऑल ऑल एम्फीबियन, बस मेनी ऑफ एम्फीबियंस दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। और बेटा ये जो गिल से रेस्पिरेशन होता है ना, इस गिल से रेस्पिरेशन को कहते हैं हम लोग ब्रैकियल रेस्पिरेशन। अगर आप एम्फीबियन को देखोगे,
तो एम्फीबियन अपना स्किन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग जब वाटर में, ये एलिमेंट जब वाटर में रहते हैं तो ये अपने स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, जिसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। गिल से रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। और स्किन से रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड यस, फ्रॉग डू यूज देयर लंग्स ऑल्सो, व्हेन दे आर ऑन लैंड दे यूज देयर लंग्स। और उससे रेस्पिरेशन को कहते हैं हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, सबके पास क्या होता है, लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। एंड दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, उसको कहा जाता है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो भाई अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उनका हैबिटेट क्या है। अब थोड़ा सा हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। देखो, अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे ना, सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। मतलब क्या है कि अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखते हो तो हमारे पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स होते हैं। ये देख लीजिए, इधर से देखते हैं। जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है। नाक में जो दोनों छेद होते हैं ना, दिस बोथ छिद्र आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। और इसी के थ्रू एयर अंदर जाता है। एयर अंदर जाने के बाद से वो एक चेम्बर में जाता है। उस चेम्बर को कहते हैं नेसल चेम्बर। जितने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं उतने नेजल चेम्बर होते हैं। तो यहाँ से एयर नेजल चेम्बर में जाता है। और नेजल चेम्बर से भाई ये चला जाता है इंटरनल नेर्स में। इंटरनल नेर दो छोटे छोटे छेद होते हैं। हमारे ओरल कैविटी में अंदर एक ऊपर छोटा सा फिंगर की तरह स्ट्रक्चर लटक रहा है, उसको कहते हैं यूवुला। यूवुला के ठीक पीछे इंटरनल नेर्स होते हैं। एयर जो है उसी इंटरनल नेर्स के थ्रू चला आता है हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स आपको पता होगा, ये फेरिंग्स मतलब हिंदी में इसको कहते हैं गला। एंड दिस फेरिंग्स इज कॉमन ओपनिंग फॉर फूड, आई मीन इट्स कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। ठीक है। उसके बाद से भाई ये जो फेरिंग्स जो है, फेरिंग से एयर जाता है। ये छोटा सा स्लिट की तरह ओपनिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, जब मैं एरो एरो डाल रहा हूँ, दिस स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लोटिस। उसी ग्लोटिस के थ्रू हमारा जो एयर है वो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फाइन। अच्छा, ये ग्लोटिस जो होता है ना, इस ग्लोटिस के ऊपर समझना बात को, ये जो ग्लोटिस होता है, इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं इपीग्लोटिस। और ये भाई जो इपीग्लोटिस होता है ना, इसी इपीग्लोटिस के थ्रू एयर अंदर जाता है। ठीक है। अंदर एयर जाता है हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर एयर जाता है। ठीक है। वॉइस बॉक्स मीन्स लैरिंग्स। ओके। लैरिंग्स भैया, चलिए, लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और बेटा लैरिंग्स जो होता है ना, लैरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। लैरिंग्स किसका बना हुआ स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इज मेड बाय कार्टिलेज। ठीक है। कई सारे कार्टिलेज होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है उसको थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। ज्यादातर लैरिंग्स का जो पार्ट होता है ना, वो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसके अंदर टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड भी होते हैं। याद रखना, ये वोकल सैक नहीं है, वोकल कॉर्ड होता है। तो इसके अंदर टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड भी होते हैं। वो वोकल कॉर्ड जो है, नीचे वाले पेयर को कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, और ऊपर वाले वोकल कॉर्ड को कहते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड का काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना, और फॉल्स वोकल कॉर्ड का काम होता है, मतलब उसका काम प्रोटेक्शन होता है, साउंड प्रोड्यूस करना तो नहीं होता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लैरिंग्स। और लैरिंग्स में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन याद रखना, साउंड हमेशा प्रोड्यूस होता है एक्सपीरेशन के टाइम। जब आप सांस लेते हो ना तो उस समय साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जब अंदर से बाहर एयर जाएगा तब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। चलिए, तो एयर कहाँ से इंटर हुआ था, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्या है, नाक के दो छेद हैं। नाक का जो टिप होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अंदर दो चेम्बर होते हैं, उनको नीजल चेम्बर कहते हैं। नेजल चेम्बर से एयर इंटरनल नेर्स में आता है, फिर फेरिंग्स में आता है, फिर ग्लोटिस में, ग्लोटिस के थ्रू लैरिंग्स में इंटर कर गया। और लैरिंग्स से भाई ये चला जाता है ट्रैकिया में। ठीक है। अगर आप ट्रैकिया को देखोगे तो ट्रैकिया एक लंबा मिड थोरेसिक स्ट्रक्चर होता है। लंबा स्ट्रक्चर होता है,
मतलब देखो इसको लेमैन टर्म में ना, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और ये मिड थोरैसिक कैविटी, यहाँ पर जो हमारा रिब केज होता है इसके ठीक बीचों बीच होता है, मिड थोरैसिक कैविटी होता है। और ये जो ट्रैकिया होता है, इट्स मेड बाई, समझना बात, ट्रैकिया इज मेड बाई सी शेप इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजिनस, is made by C-shaped incomplete hyaline cartilage ring। सी शेप रिंग कंप्लीट होता है इनकम्प्लीट होता है? बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। ओ शेप अगर रिंग होता तो हम उसको कंप्लीट रिंग कहते। ठीक है। तो ये हमारा ट्रैकिया जो होता है, समझिएगा बात को, ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर, मतलब पीछे से गिनो। आपको पता है ना कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रा होते हैं। सबसे ऊपर वाले 7 को क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके नीचे वाले वर्टिब्रा 12 वर्टिब्रा क्या कहते हैं? 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। तो जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होता है ना भाई, इस फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, और यहाँ से जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, और ये दो लंग्स में एंटर कर जाता है। ठीक है। चाहे आप इंटरनल नेल्स को देखो, समझो आप, चाहे आप, सॉरी इंटरनल बोल रहा हूँ, चाहे आप नेजल चेम्बर को देखो या फिर ट्रैकिया को देखो, इनका कॉमन फंक्शन होता है। कॉमन फंक्शन क्या होता है? जो भी एयर अंदर जाता है ना, उस एयर को ये रूम टेम्परेचर पर लेकर के आने का काम करते हैं, उसमें ये मॉइस्चर ऐड करते हैं। इसके अंदर सीलिएटेड इपिथीलियम होता है, जैसे ट्रैकिया में सीलिएटेड सीडोस्टेटिफाइड इपिथीलियम होता है। ये सीलिएटेड इपिथीलियम डस्ट लहरात का सीलियर आता है, और ये डस्ट पार्टिकल को बाहर पुश करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद से इधर गॉबलेट सेल्स होती हैं, नेजल चेम्बर में भी और ट्रैकिया में गॉबलेट सेल होता है। वो जो एयर इंटर हुआ है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके किल करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद से समझना, उसके बाद से ये ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर क्या बन गया? दो प्राइमरी ब्रोंकस बन गया, है ना। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस है ना भाई, ये अंदर जाकर के एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो जो ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है ब्रोंकियल ट्री। ट्री की तरह स्ट्रक्चर से क्या बोलेंगे हम? ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रहा आपका ब्रोंकियल ट्री। अब ये जो ब्रोंकियल ट्री होता है, इस ब्रोंकियल ट्री में है, जैसे ये ट्रैकिया हो गया, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा आप स्प्लिट कर गया। सबसे पहले है प्राइमरी ब्रोंकस, फिर है सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर है टर्शियरी ब्रोंकस, फिर है इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आपके एनसीईआरटी में टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही दिया हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट होता है, वो होता है अल्वुलर डक्ट, फिर होता है एट्रिया, और फाइनली होता है एल्वुलाई। अब देखो, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट जो होता है इसका काम बस इतना ही होता है, एयर को अंदर लेकर के जाना। लेकिन एल्वुलर डक्ट, एट्रिया और स्पेशली एल्वुलाई, प्राइमरली एल्वुलाई, वो वहां पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। मतलब जो आप ब्रीद इन किए हो ना, उसका ऑक्सीजन ले लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बेटे दे दिया जाता है। होप माई पॉइंट इज क्लियर। तो एल्वुलाई इज मेजर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब जो आपने सांस लिया और वो फाइनली एयर अंदर आया, तो वो एल्वुलाई जो होता है, एल्वुलाई में ही वो जो गैसेज है उसका एक्सचेंज। अच्छा, अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो जो प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है, टर्शियरी ब्रोंकस है, यहां तक इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ये जो होता है ये बना होता है सी शेप इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजस रिंग का बना होता है। बात समझना, एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट को लेकर के चल रहा हूँ। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज के रिंग का बना हुआ होता है, कहाँ तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक बना हुआ होता है। उसके बाद से नहीं बना होता है सी शेप हाइलिन कार्टिलेज का। अब चलिए, फाइनली एयर आता कहाँ है? एल्वुलाई में आता है। एल्वुलाई कैसा स्ट्रक्चर है? इरेगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल सा फूला फूला सा स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड मतलब क्या है? इसमें ब्लड सप्लाई खूब होती है। क्या होता है भाई? इसमें खूब सारी ब्लड, जो हमारा एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई के अंदर खूब ब्लड सप्लाई। ठीक है। और जो एयर जाता है वो यहीं पे एक्सचेंज हो जाता है।
हमारे जो लंग्स है, हमारे लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वोलाई। ठीक है। अब ये बेटा जो एल्वोलाई होता है ना, इस एल्वोलाई के अंदर दो टाइप के सेल, एक है न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट सेल, वो पार्टिसिपेट करता है गैसेस के एक्सचेंज, और दूसरा होता है नीमोटाइप टाइप सेकेंड सेल। ये जो है ये कंपाउंड सिक्रेट करता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? सरफेक्टेंट कहते हैं। और ये जो सरफेक्टेंट होता है ना, ये लंग्स के वॉल को कोलैप्स होने से बचाता है। समझो, आप जब ब्रीद इन करते हो तो आप अंदर हवा भरते हो ना भाई, जब आप अंदर हवा भरते हो ना, तो जो रिब्स, जो हमारा थोरेसिक केज है, इसकी टेंडेंसी होती है बाहर जाने की, और जो अंदर जो लंग्स का वॉल है ना, इसकी टेंडेंसी अंदर जाने की होती है। तो इसे तो चिपक जाएगा अंदर को आके, ये बाहर की तरफ जा रहा है और लंग्स का वॉल अंदर की तरफ जाने की टेंडेंसी है। तो होता क्या है कि लंग्स कहीं कोलैप्स नहीं कर जाए, है ना, चिपक नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए, तो उसके लिए वहां पे सरफेक्टेंट सिक्रीट होता है। होप माई पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट लंग और राइट लंग की बात करें। देखो, लेफ्ट लंग और राइट लंग को कंपेयर करो। देखिए भाई, ये है आपका लेफ्ट लंग और राइट लंग है। देखो, जो हमारा राइट लंग होता है ना, समझिए, जो हमारा राइट लंग होता है ना, इससे लेफ्ट लंग जो होता है थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लंबा होता है। रीजन क्या है कि देखो, ये जो है हमारा लंग्स है, इसके ठीक पीछे लीवर होता है। तो लीवर का ज्यादातर पार्ट राइट साइड में होता है, इसलिए जो राइट लंग होता है ना, उसको फैलने के लिए ज्यादा नहीं एरिया मिलता है, इसलिए लॉन्ग होता है। और राइट लंग जो होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है। लेफ्ट लंग जो होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है। लॉन्ग तो है लेकिन वॉल्यूम कम होगा, लेस होगा। लेकिन राइट लंग का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम मोर होता है। ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप लोग? अब सुने, राइट लेफ्ट लंग जो होता है उसमें ऐसे एक डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। वो कार्डियक नॉच जो होता है ना, उससे हार्ट जो होता है अटैच होता है। कहते हैं ना हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, देख लो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट हार्ट लेफ्ट लंग से अटैच होता है। अच्छा, ये दोनों जो लंग है ना, इसके बीच में जो खाली जगह देख रहे हो ना, इसको कहते हैं मीडियस्टिनम, इसी के अंदर तो हमारा हार्ट होता है। ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट और राइट लंग्स को देखेंगे, समझना बात, अगर आप लेफ्ट और राइट लंग्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली क्या दिखेगा कि जो राइट लंग होता है वो शॉर्ट होता है, ज्यादा वॉल्यूम होता है। और भाई इसमें दो फिशर होते हैं। एक फिशर जो है ये है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और दूसरा ऑब्लिक शेप होता है, उसे कहते हैं ऑब्लिक फिशर। अब ये हॉरिजॉन्टल अच्छा, फिशर मतलब क्या होता है? डिप्रेशन, ग्रूव, गड्ढा। तो दो तरह के फिशर जो होते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं तीन लोब में, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, है ना। और ऐसे जो फ्लैट है ये हॉरिजॉन्टल फिशर, ऐसे ऑब्लिक शेप है, ऑब्लिक। वहीं पर अगर आप लेफ्ट लंग देखेंगे तो लेफ्ट लंग के पास सिर्फ ऑब्लिक फिशर होता है। अच्छा, एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। ये लंग्स का जो कवरिंग होता है ना, आई मीन लंग्स का जो छिलका होता है ना, उसको कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं बेटा? इसको प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा में दो दो लेयर है। जो बाहर वाला होता है उसको कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाला प्लूरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं। विसरल प्लूरा जो होता है वो अटैच होता है हमारे लंग से, और पेराइटल प्लूरा जो होता है थोरेसिक केज से अटैच होता है। ठीक है। पेराइटल प्लूरा कैसे अटैच्ड है? लंग्स के वॉल से। और विसरल प्लूरा अंदर किससे, सॉरी, थोरेसिक केज के वॉल से। और विसरल प्लूरा किससे अटैच है? लंग्स के वॉल से अटैच होता है। ठीक है। अब ये दोनों प्लूरा जो होते हैं ना, उनके बीच में जो कैविटी होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर बेटा प्लूरल फ्लूइड होता है, समझना बात से। इसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। और ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है ना, ये प्लूरल फ्लूइड लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। यही नहीं, यहाँ पे एक और पॉइंट क्या होता है कि ये जो पेराइटल और विसरल प्लूरा है, ये दोनों मिल करके -4 mmHg, समझना बात, कितना? -4 mmHg निगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं। वो निगेटिव प्रेशर जो होता है ना, ये बिल्कुल एक संक्शन फोर्स की तरह काम करता है।
जिसकी वजह से स्मूथली, आसानी से एयर अंदर। होप माई पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं हम, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने पढ़ा है इसको देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। We have two lungs which are covered by double layered pleura. Yes, double layer pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. ठीक है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ थोरैसिक केज। मतलब जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है किससे जुड़ा होता है, थोरैसिक केज से जुड़ा होता है ना। thoracic cage, whereas inner pleural membrane is in contact with the lung surface। ये किसके surface से attach होता है, lungs के surface से attached होता है। the part starting with external nostril the part starting with external nostril up to terminal bronchiole constitute conducting part, whereas alveoli and their ducts form a respiratory exchange part फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यही तो मैं वहां पे बता रहा था कि भाई जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के जो आप टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जाते हैं ना, इस पूरा का पूरा कंडक्टिंग जोन होता है। बस इसका काम इतना ही होता है, एयर को अंदर लेकर के जाओ। फाइन। और जो एल्वुलर डक्ट है, एट्रिया और एल्वुलाई है, वही तो लिखा है यहाँ पे, डक्ट ऑफ एल्वुलाई। तो लिखा है ना, एल्वुलाई एंड देयर डक्ट। इनका काम क्या होता है, दे आर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बस व्हाट इज प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज एल्वुलाई। द कंडक्टिंग पार्ट, सुनना यही देखिएगा लिखा है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर। कंडक्टिंग पार्ट का इतना ही काम होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करो टू द एल्वुलाई, clear it from the foreign particles, humidify and also bring air on the body temperature। यही तो मैं बता रहा था, यही तो फंक्शन होता है, फॉरेन पार्टिकल को बाहर पुश करवाना, क्लियर करो, और फिर एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड करो, ह्यूमिडिफिकेशन करो, एंड देन ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट इज साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जो एक्सचेंज पार्ट होता है ना, वहां पर ऑक्सीजन बॉडी को दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को लिया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ, देखिए, ये है अपना थोरैसिक केज। थोरैसिक केज के अंदर ही तो लंग रहता है, यहाँ पर पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर जो नहीं है, उसी के अंदर ही तो लंग रहता है ना। तो ये जो अपना थोरैसिक केज होता है भाई, थोरैसिक केज का जो वेंट्रल, थोरैसिक केज का जो वेंट्रल सरफेस है, यहाँ पर होता है स्टर्नम। ठीक है, और थोरैसिक केज का जो डोर्सल सरफेस है पीछे की तरफ, वहां पर थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, और लेफ्ट साइड में, लिटरल साइड में रिब्स होते हैं। ठीक है, होप माय पॉइंट इज क्लियर, तो इसमें रिब्स होते हैं। ओके, अब क्या है कि रिब्स के बीच में जो मसल होता है, सुन लो, रिब्स के बीच में जो मसल होता है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स आर वॉलेंटरी मसल, दे आर बेसिकली स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल होती है भाई। और ये जो वॉलेंटरी मसल होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, ये दो होती हैं। बाहर वाले को कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और अंदर वाले को कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। और थोरैसिक केज जो होता है, इसमें पोस्टीरियर साइड में, मतलब नीचे साइड में, यहाँ पर एक डोम शेप मसल होता है, उसको डायफ्राम कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेनिक मसल। चूंकि इसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है ना, इसलिए इसको फ्रेनिक मसल कहते हैं। और भाई इसके अंदर हमारा लंग्स होता है। अब देखो जो हमारा थोरैसिक केज जो ये पूरा बना ना, जिसके वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, लेटरल साइड में रिब्स है, डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ इसमें हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा है, पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम है। ठीक है,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच में। ये पूरा जो थोरैसिक केज बनता है, इसके अंदर जो खाली जगह होता है इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। ये एयर टाइट चेम्बर होता है। अब थोरैसिक कैविटी के अंदर जो पेराइटल प्लूरा तो थोरैसिक केज के वॉल से अटैच है ना, और विसरल प्लूरा लंग से अटैच है। तो अगर कोई भी यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज होता है, समझना बात को, जब कोई भी यहाँ पर थोरैसिक केज के वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसी से अटैच है ना हमारा लंग्स भी, तो उसके भी वॉल्यूम में चेंजिंग होती है। ठीक है। आप इंडिविजुअली अगर आप चाहोगे, इंडिपेंडेंटली आप चाहोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber. Lungs are situated in thoracic chamber which is anatomically airtight chamber. ये कैसा चेंबर होता है भाई? Anatomically airtight chamber होता है। तो thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, is formed by vertebral column dorsal side में, मतलब thoracic vertebra, ventrally by sternum, आगे की तरफ sternum, और lateral side by ribs। ठीक है। और लोअर साइड में वो जो डोम शेप मसल था वो क्या था? दैट डोम शेप मसल वाज डायफ्राम। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द thorax इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना सुनना, एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity will reflected into the inner lungs cavity। यस, वहां पर thoracic cavity में कोई भी चेंज होगा तो लंग्स के इनर में भी चेंज होगा। An arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. Hope my point is clear। ठीक है। सो ये हो गया आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई मीन द आपका थोरैसिक केज है उसका ये वैल्यू हो गया, मतलब आई मीन सॉरी इसकी बाउंड्री वगैरह हो गई। इसके अंदर जो भी मसल्स थे, इसके अंदर जो भी कैविटी थी, जो भी इससे रिलेटेड चीज था, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। चलिए हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मींस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, चलिए हम उसको समझने का काम। देखो ब्रीदिंग जो होता है ना, ब्रीदिंग में टू स्टेजेस होते हैं। अगर आप ब्रीदिंग को देखेंगे तो हम कितनी बार, एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं? 12 टाइम्स करते हैं मान के चलो। तो एक मिनट में 12 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं तो एक ब्रीदिंग में कितना टाइम लगा? 60/12, मतलब 5 सेकेंड का टाइम लगा। ये 5 सेकेंड का टाइम जो होता है ना, इसमें 2 सेकेंड इंस्पिरेशन के लिए होता है और 3 सेकेंड किसका और किस लिए होता है? एक्सपिरेशन के लिए। ठीक है। अब इंस्पिरेशन में होता क्या है? इंस्पिरेशन में जो हमारा लंग्स है ना उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से तेजी से एयर अंदर जाता है। एक्सपिरेशन जो होता है, एक्सपिरेशन में अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो हम लोग ब्रीद आउट कर लेते हैं। अब उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए अगर मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम जो था, जो बिल्कुल थोरैसिक केज से लगा हुआ था, ऐसे डोम शेप था, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो जब वो फ्लैट हो जाता है तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है ना। कैसे इंक्रीज होता है? ये इंक्रीज होता है एंटीरियो पोस्टीरियर। यस, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज होता है। और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लंग्स को ज्यादा एरिया मिलता है इन्फ्लेट होने का, लंग्स को ज्यादा एरिया मिलता है फूलने का। ठीक है। उसी समय ठीक क्या होता है? तो लंग्स तो भाई फैलेगा ही। उसी समय ठीक क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो हमारा रिब केज होता है ना, ये बाहर और ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ये देखिए इंस्पिरेशन के टाइम में सिर्फ बाहर ही नहीं गया, ऊपर की तरफ भी गया, तो ऐसे जाता है। इसका मतलब देखो बाहर की तरफ जा रहा है मतलब क्या है? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम पीछे डोर्सल, आगे वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रल इंक्रीज होता है।
अल्टीमेटली चाहे ये एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हो थोरेसिक केज का, या डोर्सोवेंट्रली इंक्रीज हो, तो इससे पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ना। बिल्कुल होगा, यहाँ पर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर इन लंग्स, यस, तो प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज, लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज जाता है। और लंग्स के अंदर का जब प्रेशर डिक्रीज होता है देन इट विल कॉज रश इन ऑफ एयर, यस। और ये जो रश इन ऑफ एयर है, ये बेटे इंस्पिरेशन, ठीक है। मतलब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जो volume of the thoracic cavity was increased, and that caused increase in pulmonary cavity volume, and that decreases pressure in lungs, and it causes rush in of air, that is inspiration। वहीं पे अगर आप एक्सपीरेशन को देखते हैं तो एक्सपीरेशन में ठीक उल्टा होता है। वो डायफ्राम जो था वो रिलैक्स होता है, मतलब वो जो फ्लैट था वो वापस से ऐसे आर्च शेप, मिनारेट शेप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसमें रिलैक्सेशन होता है, तो थोरैसिक के भी पीछे की तरफ नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियरली और डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जैसे भी, तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। और जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर इन लंग्स विल इंक्रीज, भाई वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा इट विल कॉज रश आउट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरेशन। थोड़ा सा इसको हम लोग एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं क्या दिया है, क्या बातें हैं, क्या विमर्श है। Breathing involves breathe inspiration and expiration. The movement of air in and out is lungs is carried by creating a pressure gradient between lungs and the atmosphere। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है, मतलब समझिए, देखो अगर लंग्स के अंदर प्रेशर नहीं होगा, कम ना, तो बाहर से एयर अंदर जाएगा ही नहीं। और लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा नहीं ना एयर का ना, तो बाहर एयर जाएगा ही नहीं। So inspiration can occur if pressure within the lungs means intrapulmonary pressure, मतलब pulmonary cavity के अंदर का प्रेशर is less than the atmospheric pressure। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइन। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than atmospheric pressure। कह तो रहा था वही कि अंदर का प्रेशर जब बाहर के कंपेयर में बढ़ेगा तो रश आउट ऑफ एयर। इसमें क्या है, डायफ्राम और दो मसल पार्टिसिपेट करती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होता है ना, वो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली देखो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में क्या होता है समझिए, जैसे मैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है कि जब आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हो ना तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एब्डोमेन का जो मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एडिशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग फोर्सफुली ब्रीद आउट कर पाते हैं, ठीक है। The overall increase in thoracic cavity causes similar increase in pulmonary cavity. That increase in pulmonary cavity, that increase in pulmonary volume decreases intrapleural pressure। इसकी वजह से इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। An increase in pulmonary volume decreases intrapulmonary pressure, not pleural pressure, टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर कम हो जाता है, विच फोर्सेज एयर फ्रॉम आउटसाइड टू द मूव इन द लंग्स। इंस्पिरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, इसकी बात करते हैं, रिलैक्सेशन की बात करते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल कोस्टल मसल return the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic cavity, thereby pulmonary volume will also reduce।
और जब पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, इट लीड टू इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इनटू द स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन. We have ability to increase strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle of abdomen. मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके ना आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के फोर्स को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. जैसे मैंने बताया था ना, आपको फोर्स्ड एक्सपिरेशन करना हो तो उसमें एब्डोमेन की मसल प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पार्टिसिपेट करते हैं. on an average on an average human healthy human breathe 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using spirometer with the help of clinical assessment. ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है 12 to 16 पर मिनट होता है, और आप ना स्पाइरोमीटर यूज करके आप बहुत सारा लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी पता कर सकते हैं. ठीक है. अब थोड़ा सा हम इनके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात. देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है समझिए. देखो, आप नॉर्मली जब ब्रीद इन करते हैं तो या नॉर्मली ब्रीद आउट करते हैं तो उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो क्या है, वो है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 400 ml होता है. और ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हो, 12 टाइम to 16 टाइम ब्रीदिंग करते हो. तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6000 to 8000 हमारा हो जाता है मिनट वॉल्यूम. होप माई पॉइंट इज क्लियर. फिर नेक्स्ट वैल्यू जो होता है वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है कि पहले आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और उसके बाद से आप फोर्स ब्रीदिंग कीजिए. तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद से जो आपने फोर्स ब्रीदिंग किया ना, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीद आउट किया वो तो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन जो फोर्स्ड ब्रीद आउट किया ना वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 2500 ml to 3000 ml. ये तो भाई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया. ठीक है. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, इसका मतलब नॉर्मल ब्रीद आउट तो किया वो तो टाइडल वॉल्यूम ही है, उसके बाद से जो फोर्स ब्रीद आउट किया ना उसको कहते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है. उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 ml to 1100 ml होता है. होप माई पॉइंट इज क्लियर. एक आप देखो चाहे कितना भी जोर लगा लो ना, जो हमारा इंटर प्लूरल प्रेशर जो है -4 mmHg होता है, उसकी वजह से कुछ एयर हमारे लंग्स में हमेशा रहेगा और उस एयर को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है समझिए. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एक तो इसकी वैल्यू होगी 3000 ml टू 3500 ml. समझिए, आप पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करो और उसके बाद से फोर्स ब्रीदिंग करो. इस नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्स ब्रीदिंग दोनों के एक साथ कहते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ये भी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है. ये भी होता है आपका 1500 ml टू 1600 ml. इसमें क्या है कि टोटल, आप टोटल जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ब्रीद आउट करते हो ना उसको कहा जाता है नॉर्मल. पहले देखो नॉर्मल ब्रीद इन करो और उसके बाद से फोर्स्ड ब्रीद आउट करो. तो फोर्स ब्रीद आउट करने से पहले आप नॉर्मल ब्रीद आउट किए होगे और इसी को कंटिन्यू कर दिया होगा फोर्स ब्रीद आउट. तो ये नॉर्मल ब्रीद आउट और फोर्स ब्रीद आउट दोनों जो है ना, इनको एक साथ हम लोग कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एफआरसी क्या होता है, नॉर्मल ब्रीद आउट करोगे तो आपके लंग्स में कौन सा वॉल्यूम बचेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम तो बचेगा ना. और रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा उसमें क्या बचेगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बनेगा. तो रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक साथ हम लोग कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फिर वाइटल कैपेसिटी होता है. वाइटल कैपेसिटी भाई समझ नहीं पाओगे, आप मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसको कीजिए. आप पहले लंबा सा ब्रीद आउट कीजिए,
और उसके बाद से उसी में कंटिन्यूअसली, उसी साइकिल में कंटिन्यूअसली ब्रीद इन भी कर लो। तो जब आपने ब्रीद आउट किया, फोर्स ब्रीद आउट किया, तो आपके लंग्स में क्या बचा? सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम बचा ना, क्योंकि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो फोर्स ब्रीद आउट में बाहर चला जाता है, होता है ना। अब जब आपने क्या किया कि फोर्स ब्रीद आउट किया, तो आपके लंग्स से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी चला गया। उसके बाद से जब आप लंग्स के अंदर एयर भरने लगते हो, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले बढ़ता है, फिर टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, और फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बढ़ता है। इन तीनों को एक साथ हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। और इस वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर आप रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा टोटल फेफड़ा कैपेसिटी, दैट इज 58। होप माय पॉइंट इज क्लियर टू।